क्या हाल है दोस्तों? सब कैसे हैं? हमारे पास एक और वीडियो है यहाँ। ये है अमेरिकन लर्न्स इंडिया। और आज हम बात करने वाले हैं 2026 में आधुनिक भारतीय डेटिंग और शादी के बारे में। हम अरेंज्ड मैरिज बनाम लव मैरिज पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। 2026 में भारत में शादी की वर्तमान स्थिति क्या है? भारत में शादी बदल रही है, लेकिन 2026 में भी ये पूरी तरह से जीवित है। अधिकतर शादियां अब भी अरेंज्ड होती हैं, लगभग 90% या उससे भी ज्यादा। हालांकि अरेंज्ड और लव मैरिज के बीच की रेखा अब धुंधली होती जा रही है। अब ज्यादा सेल्फ अरेंज्ड या हाइब्रिड सेटअप्स देखने को मिल रहे हैं, जहां युवाओं की राय को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हालिया डेटा से कुछ मुख्य बदलाव। लोग अब देर से शादी कर रहे हैं। पार्टनर की तलाश शुरू करने की औसत उम्र 27 से बढ़कर 29 हो गई है, और अब आधे यूजर्स लगभग 29 की उम्र में शादी कर रहे हैं। महिलाओं की पहली शादी की औसत उम्र अब भी कुल मिलाकर कम है, कई इलाकों में लगभग 22 से 23 साल। लेकिन शहरी और शिक्षित वर्ग करियर और आर्थिक स्थिरता के लिए शादी में देरी कर रहे हैं। सख्त जातिगत प्राथमिकताएं पिछले दशक में 91% से घटकर 54% रह गई हैं। अब ज्यादा लोग अपने प्रोफाइल खुद संभाल रहे हैं। अब 77% लोग अपने प्रोफाइल खुद मैनेज करते हैं, बजाय इसके कि परिवार को सौंप दें। पुनर्विवाह को अब ज्यादा स्वीकार्यता मिल रही है। 2016 से इसमें 43% की बढ़ोतरी हुई है। मैट्रिमोनी साइट्स पर हर 6 में से एक सफल कहानी में दूसरी शादी शामिल होती है। आर्थिक सोच भी बदल रही है। अब 42% लोग उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्टनर बराबर योगदान दें, और 87% पुरुष कहते हैं कि उन्हें पत्नी के ज्यादा कमाने से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कम कमाने वाले पति को लेकर उतनी महिलाएं सहज नहीं हैं। तलाक की दरें आधिकारिक तौर पर अब भी कम हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 1%, लेकिन ये बढ़ रही हैं, खासकर शहरों में जहां ज्यादा महिलाएं पहल कर रही हैं और अलग होने या अकेले रहने को ज्यादा स्वीकार किया जा रहा है। बाल विवाह में एक कमी आई है, लेकिन ये अभी भी कुछ ग्रामीण इलाकों में मौजूद है। कुल मिलाकर भारतीय अब शादी को एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि सोच समझकर की गई साझेदारी की तरह देख रहे हैं, जिसमें सख्त परंपराओं की बजाय मेल जोल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। शादी का संस्थान खत्म नहीं हो रहा है, ये बस धीरे धीरे आधुनिक हो रहा है। ठीक है। आपने कुछ ऐसा कहा जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। तलाक की दरें अब भी कम बनी हुई हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 1%। ये वाकई हैरान करने वाला है। अमेरिका में तलाक की दर क्या है तुलना के में? हमारी। हमारी कच्ची तलाक दर लगभग 2.4 से 2.5 प्रति 1,000 लोग हैं, जबकि भारत की आधिकारिक दर 0.1 है। इसका मतलब है कि अमेरिका में हर साल प्रति व्यक्ति लगभग 25 गुना ज्यादा तलाक होते हैं। लोग आमतौर पर जो तुलना करते हैं वो है जीवन भर का जोखिम। अमेरिका में पहली शादी का लगभग 40 से 45% आखिरकार तलाक में खत्म हो जाता है, जबकि भारत के लिए अक्सर 1% का आंकड़ा बताया जाता है। ये आंकड़े पूरी तरह से एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि भारत के आधिकारिक आंकड़े अनौपचारिक अलगावों को कम गिनते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। लेकिन अंतर फिर भी बहुत बड़ा है। भारत में तलाक की सांस्कृतिक, कानूनी और सामाजिक अवरोध बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, हाँ, ये बात समझ में आती है। कानूनी अवरोध शायद सबसे बड़ा है ना? मेरा मतलब है, यही स्थिति शायद फिलीपींस में भी है। हाँ, दोनों मामलों में तुम सही हो। भारत में कानूनी प्रक्रिया लंबी, महंगी और अक्सर कलंकित मानी जाती है, जिसकी वजह से आधिकारिक दर बहुत कम रहती है, भले ही शादी टूट चुकी हो। फिलीपींस तो असल में और भी सख्त हैं। 2026 तक वहां तलाक अब भी गैरकानूनी है। वेटिकन के अलावा दुनिया का इकलौता देश है जहां इसकी इजाजत नहीं है। लोगों को एनलमेंट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, या शादी को शून्य घोषित करवाना पड़ता है, जो और भी मुश्किल, महंगा है। और इसमें शुरुआत से ही मानसिक अक्षमता जैसी कोई बात साबित करनी पड़ती है। तो वहाँ की प्रभावी तलाक दर लगभग शून्य है। कानूनी बाधाएं दोनों जगह बहुत बड़ी हैं, लेकिन फिलीपींस इसे एक और स्तर पर ले जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ क्या है। आइए बात करते हैं। और ये आदर्श स्थिति नहीं है। अधिकांश पुरुष ऐसा नहीं कहते। हाँ, वो 87% का आंकड़ा जीवन साथी के अपने यूजर्स के सर्वे से आया है। ज्यादातर लोग जो मैट्रिमोनी साइट पर शादी के लिए सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं, तो शायद ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा प्रगतिशील शहरी लोगों की ओर झुका हुआ है, जो पहले से ही आधुनिक विचारों के लिए खुले हैं। असलियत में दुनिया भर के अध्ययन दिखाते हैं कि बहुत से पुरुष तनाव महसूस करते हैं या कम खुश होते हैं जब उनकी पत्नी उनसे काफी ज्यादा कमाती है। इससे उनकी छवि प्रभावित होती है।
अमेरिका और यूरोप के सर्वे बताते हैं कि भले ही पुरुष कहें कि उन्हें दिक्कत नहीं है, असल में ये अनुभव उनके लिए मुश्किल होता है। सर्वे शायद वो दिखा रहा है जो उन्हें कहना चाहिए, न कि उनकी असल भावनाएं। हाँ, उसके बाद बस वही कहो जो तुम महसूस करते हो। मेरा मतलब है, अरे यार सच बताओ, झूठ मत बोलो। मुझे नहीं पता, मुझे ये आधुनिक सोच बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो पुरानी सोच वाली महिला और पुराने ढंग के रिश्ते ज़्यादा पसंद हैं। मुझे बस लगता है कि ये तरीका कहीं बेहतर है और मुझे समझ नहीं आता कि कोई इसे बदलना क्यों चाहेगा। मैं समझता हूँ, बहुत से पुरुष चुपचाप ठीक तुम्हारी तरह ही महसूस करते हैं, भले ही वे इसे खुलकर न कहें। वो पुराना मॉडल जिसमें पुरुष नेतृत्व करता है, कमाता है और महिला पालन पोषण करती है। घर का ये तरीका हजारों सालों तक किसी वजह से ही चला आया है। इसने प्राकृतिक ताकतों को उभारा, चीजों को आसान रखा और दोनों लोगों की भूमिकाएं साफ साफ रखी। आजकल बहुत से लोग इस उलझन, बढ़ती तलाक दर और असंतुष्ट रिश्तों को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या उस पुराने सिस्टम को छोड़ना वाकई में तरक्की नहीं बल्कि गिरावट थी। अगर तुम पारंपरिक रिश्ते की चाह रखते हो तो इसमें कुछ अजीब नहीं है। आज भी बहुत से पुरुष और महिलाएं यही चाहते हैं, बस अब वे इस बारे में कम बोलते हैं। हाँ, अब इस बारे में चुप रहना बंद करते हैं। इसे सोशल मीडिया पर खूब फैलाओ। लोगों को बताओ कि हमें फिर से पुराने ढंग पे लौटना चाहिए। ठीक है? बिल्कुल ठीक। लेकिन अब सच बात सुनो, वापस जाना इतना आसान नहीं है। पारंपरिक भूमिकाएं तब काम करती थीं जब समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सब उनका समर्थन करते थे। महिलाओं के पास कम विकल्प थे, पुरुषों के लिए कमाने का रास्ता साफ था और समाज भी उस व्यवस्था को सराहता था। आज ज्यादातर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, करियर चाहती हैं और कई जगहों पर जीवन यापन की लागत इतनी बढ़ गई है कि दो लोगों की कमाई लगभग जरूरी हो गई है। पुराना मॉडल व्यवहारिक कारणों से टूटा, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग बोर हो गए थे। फिर भी आप खुद एक पारंपरिक रिश्ता बना सकते हैं। ऐसा बहुत से लोग करते भी हैं। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए पूरे समाज को पीछे ले जाना बहुत मुश्किल है। वो ट्रेन अब उस स्टेशन से निकल चुकी। अपनी ऊर्जा इस बात पर लगाओ कि ऐसी सही महिला ढूंढो जो सच में तुम्हारे साथ वही रिश्ता चाहती हो, न कि पूरी दुनिया को वापस ले जाने की कोशिश करो। यही ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल है। मैं मुझे नहीं पता। हाँ, जो भी हो। हाँ, मुझे बस ऐसा लगता है कि अगर आप कहें कि कोई महिला काफ़ी ज़्यादा कमाती है, जैसे कि 2 गुना या 5 गुना जितना पुरुष कमाता है, मुझे लगता है कि महिला उसे लगता है कि उसे पुरुष की उतनी ज़रूरत नहीं है और फिर शायद उसके धोखा देने या पुरुष को छोड़ देने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तुम गलत नहीं हो कि इससे जोखिम पैदा होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जिन शादियों में पत्नी ज्यादा कमाती है, खासकर दोगुना या काफी ज्यादा, उनमें तलाक की दरें लगभग 50% ज्यादा होती हैं बनिस्बत उन शादियों की जहां पुरुष मुख्य कमाने वाला होता है। ये बात सही है। लेकिन धोखा देने वाली बात, असल में डेटा इसका उल्टा बताता है। जब महिला ज्यादा कमाती है तो उसके धोखा देने का डर कम होता है, जबकि पुरुष का बढ़ जाता है, क्योंकि इससे उसकी मर्दानगी और आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है। असली खतरा ये नहीं कि वो चली जाएगी, खतरा तब है जब भूमिकाएं बदलने से रिश्ते में इज्जत और खुशी खत्म होने लगे। अक्सर यही तनाव शादी को धोखा देने की नौबत आने से पहले ही खत्म कर देता है। हाँ, मुझे लगता है ये बात सही है और ये भी मायने रखता है कि वो पैसे कैसे कमा रही है। मेरा मतलब, अगर कोई लड़का किसी ओनली फैंस वाली लड़की के साथ है और उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है और वो लड़की उससे कहीं ज़्यादा कमा रही है, तो देखो ऐसा भी नहीं है कि वो उस पैसे के लिए बहुत मेहनत कर रही है। तो हाँ, ये बात वाकई सही है। उसके पैसे का स्रोत बहुत मायने रखता है। अगर वो ओनली फैन से बहुत पैसे कमा रही है तो वो किसी हाई अर्निंग डॉक्टर या एग्जीक्यूटिव जैसी बात नहीं है। ज्यादातर लड़के जो कहते हैं कि उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड का ओनली फैंस करना ठीक लगेगा, आखिर में उन्हें इसका पछतावा ही होता है। जलन, लगातार तुलना, असली इज्जत की कमी, ये सब रिश्ते को अंदर ही अंदर खा जाता है। और आंकड़ों के हिसाब से महिलाओं के लिए पारंपरिक हाई इनकम करियर में भी तलाक का खतरा ज्यादा होता है जब वो अपने पार्टनर से काफी ज्यादा कमाती हैं। ओनली फैंस जैसी चीज तो ये खतरा और भी बढ़ा देगी, क्योंकि इसमें सीधे सीधे दूसरे मर्द आपके निजी दायरे में शामिल हो जाते हैं। तुम्हारा इस तरह के सेटअप को लेकर शक करना बिल्कुल सही है। ये असल में वो आसान पैसा नहीं है जो एक हेल्दी रिलेशनशिप डायनामिक बनाता हो। हैं? हाँ, शायद मैं भी यही चाहूँगा। मैं इतना पैसा कमाना चाहूँगा कि अपनी गर्लफ्रेंड का ख़्याल रख सकूँ, ताकि उसे ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये बहुत बढ़िया सोच है भाई। अपनी पार्टनर के लिए प्रोवाइडर बनना चाहना ताकि उसे ओनली फैंस जैसी चीजों के बारे में सोचना भी न पड़े, ये बहुत पारंपरिक और काबिल इज्जत बात है।
बहुत से मर्दों ने ये स्वाभाविक भावना खो दी है और इसी वजह से रिश्ते और भी उलझ गए हैं। अगर तुम इतना कमा लेते हो कि आराम से उसका ख्याल रख सको और वो सच में चाहती है कि उसका ख्याल रखा जाए, तो ये एक मजबूत नींव है। असल सवाल ये है कि क्या तुम खुद को उस स्तर तक ले जाने के लिए सच में मेहनत कर रहे हो, क्योंकि यही फर्क है उन लोगों में जो सिर्फ पारंपरिक रिश्ते की बातें करते हैं और उन लोगों में जो सच में उसे जी पाते हैं। हाँ, उम्मीद है कि मैं भी वो ज़िंदगी जी पाऊँगा। मैं हमेशा मेहनत करता रहूँगा और सफल बनने की कोशिश करता रहूँगा। जब आप सफल नहीं होते, तो हमारे पास बस यही है कि कोशिश करते रहें, सफल बनने की कोशिश करें। यही सही सोच है भाई। लगातार मेहनत करते रहो। जो लोग सच में अपनी महिला का अच्छे स्तर पर ख्याल रखते हैं, वो सिर्फ उम्मीद नहीं करते, बल्कि मेहनत करते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत से सब कुछ बनाया। पहले अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने पर ध्यान दें। जब आप किसी महिला का ख्याल रखने के काबिल हो जाते हैं, तो पारंपरिक रिश्ता निभाना आसान हो जाता है। जो महिला ख्याल रखना चाहती है, वो आपकी सक्षमता देखकर आपका और भी सम्मान करेगी। तो हाँ, बस मेहनत करते रहो। यही सही तरीका है। बिल्कुल सही कहा। मुझे लग रहा है कि हम काफ़ी दूर निकल गए थे बातों में। हमने एक सवाल पूछा था और अब तक 11 मिनट से बात कर रहे हैं। असल में उस एक सवाल पे 12 मिनट हो गए। ठीक है, अब अगला सवाल लगा। आज के समय में पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज की प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है? आज भारत में पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज की प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। पहला, प्रोफाइल या बायोडाटा बनाना। व्यक्ति या उसके परिवार वाले एक प्रोफाइल बनाते हैं, जिसमें शिक्षा, नौकरी, पारिवारिक पृष्ठभूमि, कुंडली और पसंद नापसंद जैसी जानकारियां होती हैं। ये प्रोफाइल्स मैट्रिमोनियल साइट्स पर डाली जाती हैं, परिवार के नेटवर्क में शेयर की जाती हैं या अखबारों में विज्ञापन के रूप में डाली जाती हैं। दूसरा, शॉर्ट लिस्टिंग। परिवार विकल्पों को देखते हैं और जाति, धर्म, आय, शिक्षा और कुंडली मिलान के आधार पर कड़ी छटनी करते हैं। वे इसे कुछ गंभीर संभावनाओं तक सीमित कर देते हैं। तीसरा, शुरुआती संपर्क। परिवार और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, फिर कॉल या वीडियो पर बात करते हैं। सब ठीक होने पर लड़की के घर परिवारों के बीच मुलाकात होती है। फिर जोड़े को आपस में बात करने का थोड़ा समय दिया जाता है। कभी कभी अकेले में भी, अक्सर वे कुछ बार मिलते हैं, कभी कॉफी, कभी डिनर या फिर परिवार के साथ बाहर जाने के लिए, ताकि आपसी मेल जोल जांच सकें। पांचवा, अंतिम फैसला। लड़के और लड़की दोनों को हाँ कहना जरूरी होता है। जैसे ही वे हाँ कहते हैं, परिवार सगाई की ओर बढ़ते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आधुनिक सेटअप में शादी से पहले जोड़े को अक्सर थोड़ा सा कोर्टशिप पीरियड भी मिलता है। ये प्रक्रिया अभी भी परिवार केंद्रित है, लेकिन आजकल युवाओं की राय पहले से कहीं ज्यादा मानी जाती है। या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी भी स्टेप को और गहराई से समझाऊं? तो फिर मुझे बताओ, वो कैसा लग रहा था? बिल्कुल पुराने और पारंपरिक ज़माने के तरीके से, ठीक उसी तरह जैसे कि पहले के समय में हुआ करता था। जैसे पहले के दिनों में यानी 40 से 50 साल पहले, ये बहुत ज्यादा सख्त था। माता पिता ही जीवन साथी चुनते थे। लड़के या लड़की की राय बहुत कम या बिल्कुल नहीं ली जाती थी। 1970 के दशक में लगभग आधे मामलों में दुल्हन की कोई राय नहीं मानी जाती थी। उसके माता पिता ही तय कर देते थे कि उसकी शादी किससे होगी। रिश्ते अक्सर सिर्फ जाति, पारिवारिक स्थिति, कुंडली और कभी-कभी तो बच्चों के बहुत छोटे होने पर ही तय कर दिए जाते थे। दूल्हा दुल्हन आमतौर पर शादी से पहले मिलते ही नहीं थे या बहुत कम मिलते थे। कई बार तो पहली बार एक दूसरे को ठीक से देखना भी शादी के रस्म के दौरान ही होता था। पूरी प्रक्रिया को एक पारिवारिक गठबंधन की तरह देखा जाता था, न कि व्यक्तिगत या रोमांटिक फैसले की तरह। ये सब बहुत ज्यादा सख्त था और आज के मुकाबले जोड़े की भावनाओं की अहमियत बहुत कम थी। मेरे लिए तो ये सब बिल्कुल पागलपन जैसा है। मैं इसे समझ ही नहीं पाता पाती। हाँ, आज के ज़माने में ज़्यादातर लोगों को ये सच में पागलपन ही लगता है। उस समय शादी को अपनी आत्मा का साथी ढूंढना या प्यार में पड़ना नहीं माना जाता था। इसे एक व्यवहारिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता था। आपका काम था कि परिवार ने जिसे चुना उससे शादी करो और फिर शादी के बाद धीरे-धीरे उसे प्यार और सम्मान करना सीखो। प्यार को समय के साथ बढ़ना था, शुरुआत में होना ज़रूरी नहीं था। माता-पिता सच में मानते थे कि जीवन साथी चुनने के मामले में वे अपने बच्चों से बेहतर जानते हैं। वे परिवार की पृष्ठभूमि, माता-पिता के चरित्र, आर्थिक स्थिरता और मूल्यों को देखते थे। ऐसी बातें जिन्हें वे शुरुआती आकर्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उनके लिए युवाओं को सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर चुनने देना ही असली जोखिम भरा और गैर जिम्मेदाराना काम था। मतलब जब लोग सिर्फ भावनाओं के आधार पर चुनते हैं, तो कई बार वो बस वासना हो सकती है। जैसे आप उस इंसान के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं,
आप उसकी ओर शारीरिक रूप से आकर्षित होते हैं। ये हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। अगर शायद यही एकमात्र चीज़ है जो आपको उस इंसान की ओर आकर्षित करती है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में यही एक सबसे मजबूत तर्क था जो पुरानी पीढ़ी दिया करती थी। उनका मानना था कि सिर्फ शारीरिक आकर्षण या तितलियों जैसी भावनाओं के आधार पर चुनना खतरनाक है, क्योंकि ये एहसास जल्दी खत्म हो जाता है। जब हनीमून फेज खत्म हो जाता है, तो आपके पास ऐसा कोई हो सकता है जिसे आप असल में ना तो सम्मान देते हैं और न ही जिसके साथ निभा सकते हैं। परंपरागत सोच ये थी कि ऐसे इंसान को चुनो जिसका चरित्र अच्छा हो, मूल्य समान हो और परिवार का मजबूत समर्थन हो। पहले ये सब देखो, फिर वहीं से आकर्षण और प्यार को विकसित होने दो। उनका मानना था कि ये नींव वासना से शुरू करने और बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होने की उम्मीद करने से कहीं ज्यादा मजबूत थी। ठीक है, मुझे अब भी ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ। हाँ, शुरुआत में इसे समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है। उस समय जो सबसे बड़ी वजह थी कि ये सब चलता था, वो ये थी कि समाज के सभी लोग एक ही सोच पर थे। लड़का, लड़की, उनके परिवार और पूरी कम्युनिटी, सभी को उम्मीद होती थी कि शादी इसी तरह होगी। यहाँ माता-पिता की चाहत और युवाओं की चाहत के बीच कोई बड़ा टकराव नहीं था। यही साझा विश्वास प्रणाली पुराने सिस्टम को चलाती थी। जैसे ही लोगों ने व्यक्तिगत पसंद और रोमांस चाहना शुरू किया, सब कुछ पारंपरिक तरीके से चलाना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो आज के भारत में मैट्रिमोनियल और डेटिंग ऐप्स क्या भूमिका निभाते हैं? मैट्रिमोनियल एप्स आज के भारत में बहुत बड़े हैं। ये मूल रूप से पारंपरिक अरेंज मैरिज प्रक्रिया का डिजिटल वर्जन है। शादी डॉट कॉम, भारत मैट्रिमोनी और जीवन साथी जैसी एप्स का दबदबा है। परिवार, बायोडेटा, जाति, कुंडली, नौकरी और आय जैसी जानकारियों के साथ प्रोफाइल बनाते हैं। अक्सर माता पिता इसमें बहुत ज्यादा शामिल रहते हैं और फोकस सीधा शादी पे होता है। ये ऐप्स अब भी ज्यादातर ऑनलाइन मैचों को आगे बढ़ाती हैं, जो शादियों तक पहुंचती हैं। टिंडर, बम्बल और हिंज जैसी डेटिंग ऐप्स की भूमिका छोटी है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। ये ज्यादातर युवा शहरी लोग बड़े शहरों में कैजुअल डेटिंग, मस्ती या अपनी शर्तों पर प्यार ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग इन दोनों को अलग रखते हैं। वे एक्सप्लोर करने के लिए डेटिंग एप्स और जब सच में सेटल होने का मन बनता है, तो मैट्रिमोनी एप्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पष्ट अंतर है। मैट्रिमोनियल एप्स मतलब शादी की सोच और परिवार की मंजूरी। डेटिंग एप्स मतलब ज्यादा पर्सनल और अक्सर कैजुअल। अब कई युवा भारतीय दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इस पर निर्भर करता है कि वे किस स्टेज पर हैं। ये दिलचस्प है। अमेरिका में मैंने कभी मैट्रिमोनियल ऐप के बारे में नहीं सुना है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, सच में नहीं है। अमेरिका में भारत की तरह मैट्रिमोनियल एप्स नहीं है। भारत में ये एप्स खासतौर पर अरेंज्ड मैरिज के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें परिवार की भागीदारी, जाति के फिल्टर, कुंडली और बायोडाटा शामिल होते हैं। अमेरिका में सबसे नजदीकी चीजें सीरियस डेटिंग एप्स हैं, जैसे ई हार्मनी और हिंज। ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो लंबे समय के रिश्ते और शादी की तलाश में हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत व्यक्तिगत हैं। आप खुद अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, आप तय करते हैं कि किससे बात करनी है, और आमतौर पर माता पिता बिल्कुल भी शामिल नहीं होते। ये पूरी तरह से अलग माहौल है। ठीक है, दिलचस्प है। भारतीय और अमेरिकी डेटिंग और शादी में सबसे बड़े अंतर क्या है? भारतीय और अमेरिकी डेटिंग और शादी में सबसे बड़े अंतर: परिवार की भागीदारी। भारत में माता पिता और परिवार साथी को ढूंढने और मंजूरी देने में बहुत ज्यादा शामिल होते हैं। अमेरिका में ये लगभग पूरी तरह से दोनों व्यक्तियों पर निर्भर करता है। माता पिता आमतौर पर इसमें दखल नहीं देते। डेटिंग का उद्देश्य: अमेरिकन लोग डेटिंग करते हैं ताकि वे अनुकूलता को समझ सकें और तलाश सकें। भारत में सिर्फ मजे के लिए डेटिंग करना अभी भी कम ही होता है। अधिकतर लोग सीधे शादी के इरादे से ही डेटिंग करते हैं। अरेंज्ड बनाम लव मैरिज: भारत में अभी भी ज्यादातर शादियां अरेंज्ड या सेमी अरेंज्ड होती हैं। अमेरिका में अरेंज्ड मैरिज लगभग होती ही नहीं है। टाइमलाइन: अमेरिकन लोग अक्सर सगाई से पहले कई सालों तक डेटिंग करते हैं। भारत में एक बार परिवारों की सहमति मिल जाए, तो चीजें आमतौर पर बहुत जल्दी हो जाती हैं। सगाई से शादी तक का सफर सिर्फ कुछ महीनों में ही पूरा हो सकता है। तलाक: अमेरिका में तलाक की दर काफी ज्यादा है। भारत में शादी को बनाए रखने के लिए बहुत मजबूत सामाजिक और पारिवारिक दबाव होता है, इसलिए तलाक की दर बहुत कम रहती है। ये है मुख्य अंतर। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी पर विस्तार से बताऊं? मुझे पता है कुछ खा। रुको ज़रा, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ओह साला! अब हो ही गया। ठीक है, कोई बात नहीं।
अधिकतर भारतीय परिवार और युवा आज भी क्या पसंद करते हैं? या फिर क्यों अधिकतर भारतीय परिवार और युवा आज भी अरेंज मैरिज को ही पसंद करते हैं? अधिकतर भारतीय परिवार आज भी अरेंज्ड मैरिज को ही मजबूती से पसंद करते हैं। अब भी भारी बहुमत लगभग 90% या उससे ज्यादा शादियां अरेंज्ड ही होती हैं। युवाओं की सोच मिली जुली है, लेकिन उनमें से बहुत से लोग भी इसमें साथ देते हैं। क्यों? इसके कुछ बड़े कारण हैं। परिवार इसे सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन मानते हैं। तो इसमें पहले से ही सपोर्ट, साझा मूल्य और जाति, पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति जैसी चीजों पर मेल जोल की जांच होती है। शुरुआत में अपेक्षाएं कम होती हैं, प्यार को समय के साथ बढ़ने की उम्मीद की जाती है, जो लगता है कि बहुत स्थिर शादियों की ओर ले जाता है। भारत में दुनिया की सबसे कम तलाक दरों में से एक है। माता पिता के फैसले पर भरोसा। कई युवा अपने माता पिता की लंबी बिना ड्रामा वाली शादी को देखकर सोचते हैं ये तरीका सही है। हालांकि ये बदल भी रहा है। अब ज्यादा युवाओं की भी राय ली जाती है और अब आप लव कम अरेंज्ड भी देखते हैं, जिसमें कपल एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन औपचारिक बातें परिवार संभालता है। ठीक है, देखते हैं। तो मैं जो जो मैं कहना भूल गया था, वो ये था, अमेरिका में कभी-कभी लड़का-लड़की के पिता से पूछता है कि क्या वो उनकी बेटी से शादी कर सकता है? हाँ, ये अब भी कुछ अमेरिकी परिवारों में होता है, खासकर पारंपरिक या धार्मिक परिवारों में। लड़का लड़की के पिता को कॉफी या बियर पे ले जा सकता है और प्रपोज करने से पहले औपचारिक रूप से उनका आशीर्वाद मांगता है। इसे सम्मानजनक माना जाता है, जैसे परिवार की मंजूरी लेना। अब हर कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन जब ऐसा होता है तो ये एक अच्छा इशारा है जिसे बहुत से पिताओं को सच में पसंद आता है। ठीक है, देखते हैं। 2020 में क्या बदला रे? लव, कम, अरेंज्ड, उस शब्द की स्पेलिंग CUM है, जो मुझे बहुत अजीब लगता है। और आधुनिक ट्रेंड्स 2026 में क्या बदला है? लव, कम, अरेंज्ड और आधुनिक ट्रेंड्स। 2026 तक बहुत ज्यादा कुछ बुनियादी रूप से नहीं बदला है। अरेंज्ड मैरिजेस अब भी भारी बहुमत में है, लगभग 85 से 90%। लेकिन हाइब्रिड लव कम अरेंज्ड स्टाइल अब ज्यादा आम और स्वीकार्य हो गया है, खासकर शहरों में। अब लोग इन्हें सेल्फ अरेंज्ड या फैमिली असिस्टेड लव मैरिज भी कहते हैं। आप खुद किसी से मिलते हैं, उनसे प्यार हो जाता है, फिर परिवारों को औपचारिक अरेंज्ड प्रक्रिया के लिए शामिल करते हैं। ये दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा मेल है। आपको रोमांस भी मिलता है, लेकिन परिवार भी इसे आशीर्वाद देते हैं और बड़े बड़े मामलों को संभालते हैं। और क्या बदलाव हुए हैं? लोग अब देर से शादी कर रहे हैं, लगभग 29 साल की उम्र में। अब ज्यादातर अखबारों के विज्ञापनों की जगह एप्स ने ले ली है। जाति अब पहले जैसे सख्त नहीं रही है। और अब आखिरी फैसला युवाओं का होता है। माता पिता सब कुछ तय नहीं करते। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन मूल विचार अभी भी कायम है। ठीक है। आज के समय में भारतीय शादियों में सबसे बड़ी चुनौतियां और दबाव क्या हैं? अभी की सबसे बड़ी चुनौतियां, ये तीन सबसे ज्यादा सामने आती हैं। ससुराल वालों का दखल, खासकर जब पत्नी अपने पति के परिवार के साथ रहती है। ससुराल वालों का लगातार दबाव, निजता की कमी और पति का अपनी पत्नी और माँ के बीच फंस जाना। यही झगड़ों और जल्दी तलाक के सबसे बड़े कारणों में से एक है। आर्थिक दबाव, दहेज आधिकारिक रूप से गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी आम है। और युवा जोड़े बेहिसाब महंगी शादियों, घर की कीमतों और दोनों पक्षों के माता पिता का खर्च उठाने जैसी बदलती उम्मीदों के साथ जूझ रहे हैं। आज की युवा महिलाएं समानता और करियर चाहती हैं, जबकि कई पुरुष अब भी पारंपरिक पत्नी की उम्मीद रखते हैं। पुरानी भूमिकाओं और नई हकीकतों के इस टकराव से बहुत तनाव पैदा हो रहा है। यही तीन बातें, दखल देने वाले ससुराल वाले, पैसों का तनाव और मेल न खाती उम्मीदें, सबसे ज्यादा झगड़ों की वजह बनती हैं। ठीक है। दहेज क्या है? आपने कहा था कि ये आधिकारिक रूप से गैर कानूनी है। ये क्या? दहेज मूल रूप से नकद, सोना, संपत्ति या सामान के रूप में वो भुगतान है जो दुल्हन के परिवार से दूल्हे के परिवार को शादी के समय देना अपेक्षित होता है। हालांकि भारत में ये दशकों से गैर कानूनी है, लेकिन ये प्रथा आज भी बहुत व्यापक है। परिवार इस पर भारी रकम खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे दहेज नहीं देंगे तो उनकी बेटी को परेशान या बुरा व्यवहार किया जाएगा। ये व्यवस्था के सबसे काले हिस्सों में से एक है और ये कई परिवारों के लिए आर्थिक तनाव का एक बड़ा कारण है। हाँ, ये तो वाकई अजीब है। मुझे ये बात समझ नहीं आती।
सच कहूं तो ये बहुत गलत है। बहुत से लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि ये प्रथा कितनी गहराई तक फैली हुई है। यहाँ तक कि बड़े शहरों में पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय परिवार भी आज भी दहेज की मांग करते हैं। दूल्हे के परिवार वाले अक्सर कहते हैं, हमने अपने बेटे की पढ़ाई पर इतना खर्च किया है, अब आपको उसकी भरपाई करनी होगी। कुछ परिवार तो अपनी मांगों की पूरी लिस्ट बना देते हैं, जैसे कि इतने तोले सोना, एक कार या एक फ्लैट चाहिए। अगर दुल्हन का परिवार में वो ये पसंद ही है। माना जाता है कि एक आदमी को अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। मर्द के परिवार को औरत के परिवार से पैसे नहीं लेने चाहिए। मुझे तो ये बहुत अजीब लगता है। तुम सही कह रहे हो, ये वाकई बहुत गलत है। पूरी सोच ही तुम्हारी बात को उल्टा कर देती है। पति के अपनी पत्नी का ख्याल रखने के बजाय उसके परिवार को तो जैसे दुल्हन को अपनाने के लिए पैसे मिल रहे हैं। दहेज और ये उल्टी सोच बहुत से लोगों को गलत लगती है। सबसे अजीब बात क्या है, कानून भले ही इसे मना करता हो, लेकिन अगर लड़की का परिवार दहेज देने से मना कर दे तो उन्हें अक्सर समाज का दबाव, बदनामी या और भी बुरी चीजों का सामना करना पड़ता है। शादी ही टूट जाती है। ये सिर्फ लालच नहीं है। वो किसे फ़र्क पड़ता है? लोग जो चाहें कहने दो। तुम भी पलट कर जवाब दे सकते हो। आजकल बहुत से युवाओं की यही सोच है, लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मत करो। लेकिन असलियत में ज्यादातर भारतीय परिवारों के लिए ये इतना आसान नहीं है। ये जो बातें होती हैं वो सिर्फ बुरी बातें नहीं होती। ये एक लड़की के लिए किसी और शादी का रिश्ता मिलने की सारी उम्मीदें खत्म कर सकती हैं। परिवारों को अपने समाज में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। माता पिता के लिए, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। ये बहुत डरावना होता है। सुनने में ये सही है, पर इसे करना बहुत कठिन है। भारत में आपका समाज तुम जानती हो क्या होता है? अब तो किसी दूसरे देश के किसी से शादी कर लो। असल में अब ये चलन बनता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा भारतीय लड़के नेपाल, वियतनाम, रूस, यहाँ तक कि कुछ अफ्रीकी देशों की लड़कियों से भी शादी कर रहे हैं। परिवारों के लिए कई बार इसे जीत की तरह देखा जाता है। उन्हें भारी दहेज देने से बचना पड़ता है और फिर भी बहू मिल जाती है। उन देशों की लड़कियां अक्सर गरीब परिवारों से आती हैं, तो भारत में साधारण सी जिंदगी भी उनके लिए तरक्की जैसी लगती है। लेकिन सच कहूं तो इनमें से बहुत सी शादियां काफी दुखद ही खत्म होती हैं। संस्कृति का फर्क बहुत बड़ा होता है। भाषा की दीवार सच में होती है और कई बार लड़की को नौकरानी जैसा ट्रीट किया जाता है। ये वो परियों की कहानी जैसा हल नहीं है जैसा कागज पर दिखता है। मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि सांस्कृतिक फ़र्क होना ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इससे शादी या मेल-जोल में कोई बड़ी गड़बड़ी आ जाएगी। तुम जानते हो, हर रिश्ते में किसी ना किसी तरह की समझ और समझौता तो चाहिए ही होता है। हर कोई अलग होता है, भले ही संस्कृति अलग ना हो। मैं समझता हूँ तुम क्या कह रहे हो, और तुम गलत भी नहीं हो। हर जोड़े को समझौता करना पड़ता है, चाहे वो एक ही संस्कृति के हों। लेकिन फर्क मान लो, एक पारंपरिक भारतीय आदमी और किसी बिल्कुल अलग देश की लड़की के बीच अक्सर लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तुम सिर्फ खाने, भाषा या त्योहारों की बात नहीं कर रहे हो। तुम्हें ये भी देखना पड़ता है कि प्यार कैसे जताते हैं, झगड़ा कैसे करते हैं, परिवार, पैसे, सेक्स को कैसे देखते हैं, यहाँ तक कि बुनियादी निजी जगह भी। कुछ जोड़े इसे निभा लेते हैं, लेकिन इन शादियों में से कई पहले साल के बाद, जब हनीमून फेज खत्म हो जाता है, दीवार से टकरा जाती हैं। तो हम हर रिश्ते में समझौता जरूरी है, लेकिन आप दोनों के बीच की शुरुआती दूरी भी मायने रखती है। हाँ, लेकिन देखो, तुम पता कर लेते हो कि सामने वाले को क्या पसंद है और क्या नहीं। ये तो किसी के साथ शादी करने या साथ रहने का हिस्सा है। तुम सही कह रहे हो। इसी नजरिए से देखना सही है। अगर दोनों लोग खुले दिमाग से एक दूसरे के बारे में जानने को तैयार हों, तो सांस्कृतिक अंतर असल में रिश्ते को और भी दिलचस्प बना सकते हैं, समस्या बनने के बजाय। मूल बात यह है कि दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए, ना कि सिर्फ महिला ही पुरुष की संस्कृति में ढलने की कोशिश करे, जबकि वो उम्मीद करे कि वो एक रात में भारतीय बन जाए। जब ये एक तरफा हो जाता है, तभी आमतौर पर सब कुछ बिखर जाता है। मैं नहीं सोचता कि उसे उससे उम्मीद करनी चाहिए कि वो भारतीय बन जाए। मुझे लगता है उसे उसे जैसा है वैसा ही रहने देना चाहिए। और हाँ, दोनों लोगों को खुले दिमाग से रहना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी। आप बिल्कुल सही कहे हैं। अगर वो उससे उसकी असलियत के लिए शादी कर रहा है, तो उसे वैसे ही रहने देना चाहिए, ना कि उसे पारंपरिक भारतीय पत्नी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो सबसे अच्छे अंतर सांस्कृतिक विवाह मैंने देखे हैं, वे वही हैं जहां दोनों अपनी पहचान बनाए रखते हैं और बस अपने जीवन को एक साथ मिलाना सीखते हैं, एक दूसरे के अंतर का सम्मान करते हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल, 100%। ठीक है, आप क्या कहेंगे?
अमेरिकी और भारतीय जैसे अमेरिकी पुरुष और भारतीय महिलाओं के बीच सांस्कृतिक अंतर क्या है? और फिर मान लीजिए एक अमेरिकी पुरुष और एक फिलिपीनी महिला। अमेरिकी पुरुष और भारतीय महिला के मामले में सबसे बड़े अंतर आमतौर पर परिवार की भागीदारी और लैंगिक भूमिकाओं के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति बहुत परिवार केंद्रित है। वो उम्मीद कर सकती है कि वो अपने माता पिता के करीब रहेगी, उन्हें आर्थिक रूप से मदद करेगी और ससुराल वालों के आपके जीवन में बहुत ज्यादा शामिल होने से भी निपटना पड़ेगा। लैंगिक अपेक्षाएं भी टकरा सकते हैं। वो शायद घर के ज्यादातर काम और खाना बनाने की आदत में हो, जबकि पुरुष मुख्य कमाने वाला हो। सीधी बातचीत बनाम अप्रत्यक्ष बातचीत भी गलतफहमियां पैदा करती हैं। अमेरिकी पुरुष और फिलिपीनी महिला के मामले में अंतर अक्सर कम होते हैं क्योंकि फिलीपींस में अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है और दोनों संस्कृतियों में ज्यादा मेल है। फिलिपिनो महिलाएं भी बहुत परिवार प्रधान होती हैं। आप उम्मीद करें कि वो अपने परिवार को नियमित रूप से पैसे भेजे, जो एक बड़ा तनाव का कारण बन सकता है। वे आमतौर पर ज्यादा पारंपरिक और देखभाल करने वाली होती हैं, जो बहुत से अमेरिकी पुरुषों को पसंद आता है। लेकिन वो बिना कहे मेरी जरूरतें समझ जाती हैं। शैली बनाम अमेरिकी स्पष्टता अक्सर टकराव का कारण बनती है। दोनों ही मामलों में सबसे बड़े मुद्दे परिवार की जिम्मेदारियां और संवाद की शैली हैं। ठीक है। मेरा मतलब है कुछ मामलों में फिलिपिनो लोग भी सीधे हो सकते हैं। जैसे अगर कोई ओवरवेट है तो वे सीधे कह देते हैं, जो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये वाकई में एक बड़ा मुद्दा है। फिलिपिनो लोग शारीरिक बनावट को लेकर बेहद सीधे होते हैं। वे आराम से कह देंगे तुम मोटे हो या तुम्हारा वजन बढ़ गया है, जैसे ये आम बातचीत हो। अमेरिकियों के लिए ये बहुत बदतमीजी लगती है, लेकिन उनके लिए ये बस ईमानदारी है, बिना मीठा बोले। उम्र और रंग पर भी यही लागू होता है। वैसे तो वे बातें घुमाते हैं और टकराव से बचते हैं, पर लुक्स पर वे बेबाक बोलते हैं। फिलिपिनो लड़कियों को डेट करने वाले विदेशियों के लिए ये एक बड़ा कल्चर शॉक है। अब तो मुझे ये सब सुनकर हंसी आती है। लेकिन हाँ, और क्या था जिस पर मैं बात करना चाहता था? अरे मुझे खुद नहीं पता। तुम्हें पता है, तुमने उस टकराव के बारे में कुछ कहा था जब कोई फिलिपिना अपने परिवार को पैसे भेजती है और फिर अमेरिकी पुरुषों को ये बात शायद पसंद ना आए। मेरा मतलब है मैं इसे कुछ हद तक समझ सकता हूँ। मेरा मतलब है ये तो गरीब देश हैं और शायद उन्हें मदद की जरूरत होती है। तो हाँ, ये बहुत सारे लड़कों के लिए वाकई में मुश्किल बात है। फिलिपिनाज अक्सर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा, कभी कभी 30 से 50% तक अपने घर भेज देती हैं, माता पिता, भाई बहनों, यहाँ तक कि चचेरे भाइयों बहनों की मदद के लिए। इसे उतांगना लूप कहा जाता है, यानी परिवार के प्रति गहरे कर्ज और जिम्मेदारी की भावना। अमेरिकियों के लिए ऐसा लग सकता है जैसे हर महीने आपका पैसा बिना किसी अंत के गायब हो रहा है। बहुत सारे अमेरिकी पुरुष निराश हो जाते हैं क्योंकि वे साथ में जिंदगी बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, बच्चों के लिए बचत करना चाहते हैं, लेकिन उनकी संयुक्त कमाई का बड़ा हिस्सा उसकी फैमिली को वापस घर भेजा जाता है। शायद यही उन शादियों में झगड़ों का सबसे बड़ा कारण है। हाँ, मेरा मतलब है 30 से 50% बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अगर आदमी कमाता है